सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। आप ये बताइए कि अभी मनरेगा का जो इशू है, जिस तरह से मज़दूरों के हालात हो गए हैं, तो पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? धन्यवाद। देखिए, मैं जिस कंटेक्स्ट में मनरेगा की चर्चा करूँगा, वो अभी हाल में जो बिहार चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीति आयोग की जो पूरी रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार गरीब राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है और तमाम मामले में बिहार में गरीबी बढ़ी है और गरीबों की हालत में बहुत ही गिरावट आई है और जिसको पूरी दुनिया ने कोरोना काल में देखा। माइग्रेंट वर्कर्स बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में मार खाते, गिरते, पड़ते, मरते लोग अपने अपने गाँव में पहुँचे, लेकिन सरकार की ओर से, सत्ता की ओर से कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, कहीं कोई जीविका का साधन लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया। उनके बच्चों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई, उनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो ये एक माने बहुत बिहार के लिए एक ट्रेजेडी जैसी स्थिति है कि बिहार में इतनी गरीबी क्यों है और ये लगातार बढ़ क्यों रही है और ये गरीबी का निष्पादन क्यों नहीं हो पा रहा है, गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही है, राज्य का कहाँ फेल्योर है। ये एक बड़ा प्रश्न है, जो प्रश्न मुझे लगता है कि तमाम जो लोग भी बिहार के लेकर के चिंतित हैं या बिहार के इकोनॉमी को लेकर के जिनकी माने थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, उन तमाम लोगों के लिए ये बड़ा प्रश्न बना हुआ है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार की गरीबी को लेकर के बिहार विधानसभा में कोई खास चर्चा नहीं हो पाई। भाकपा माले के विधायकों ने पुरजोर तरीके से इस प्रश्न को उठाया कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें बिहार पूरे देश में गरीबी के मामले में अव्वल है, तो बिहार विधानसभा में एक विशेष बहस होनी चाहिए, एक विशेष चर्चा होनी चाहिए कि बिहार में गरीबी क्यों बढ़ रही है, हमारे प्रदेश में गरीबों की तादाद क्यों बढ़ रही है, तो इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उसको नकार दिया और इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। इसलिए मैं तो पहली बात कहूँगा कि बिहार में जो गरीबी है उसके कई इंडिकेटर्स हैं। जैसे सपोज करिए कि बिहार में लैंड रिफॉर्म्स के एजेंडा को नीतीश सरकार के जरिए ठंडे बस्ते में डाल देना, यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से जमींदारों के सम्मेलन में जाकर के ये भाषण देना कि बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के आपकी जो आशंका है, आपकी जो चिंता है, इसको मैं अपने अटैची में बंद कर रहा हूँ और जब तक मैं रहूँगा तब तक इसको नहीं खोला जाएगा। बिहार में ये पहली सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। अन्य सरकारें बोलती रही लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया कि लैंड रिफॉर्म की अब बिहार में ज़रूरत नहीं है। लेकिन नीतीश जी की सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया और आज के डेट में लैंड रिफॉर्म्स के मामले में इस सरकार का जीरो एक्टिविटी है, कहीं कोई इनिशिएटिव नहीं है, कहीं कोई ये नहीं है। तो एक लैंड रिफॉर्म नहीं होने की वजह से गरीबी का सबसे ग्रास रूट कॉज ये है। ग्रास रूट लेवल पर लैंड होल्डिंग्स में जब तक बदलाव नहीं आएगा, एक्चुअल टीलर का एग्रीकल्चर में इन्वॉल्वमेंट नहीं बढ़ेगा, उनका एक सोशल डिग्निटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लैंड लिबर्टी और उनका सोशल डिग्निटी सब जुड़ा हुआ है। तो बड़ी संख्या में बिहार में ऐसी आबादी है, लगभग 30% ऐसी आबादी बिहार में है जिसके पास में रहने के लिए भी ज़मीन नहीं है, खेती लायक भी ज़मीन नहीं है। तो उनकी जो जीवन स्थिति है, उनके जीवन स्थिति में रूपांतरण तब तक नहीं होगा जब तक एक मुकम्मल भूमि सुधार बिहार में नहीं होगा, जिसको नीतीश जी ने नकार दिया। दूसरा कि जो भूमिहीन गरीब हैं उसका ही एक बड़ा हिस्सा है। बिहार की खेती का 60% खेती आज के डेट में भूमिहीन गरीब किसान जो पहले के हैं वही लोग कर रहे हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं। उन बटाईदारों के लिए कोई लीगल गारंटी नहीं है, कोई लीगल इंटाइटलमेंट उनको नहीं है।
कोई सरकार की ओर से लीगल प्रोटेक्शन उनका नहीं है। एक केवल बटाईदारों के प्रोटेक्शन के लिए, निबंधन के लिए हम लोग ने मांग की कि एक कानून बना दीजिए कम से कम बंदोपाध्याय कमीशन के आलोक में। उसको भी सरकार ने नकार दिया, उस दिशा में चीज़ें नहीं बढ़ी। तो एक दूसरा बड़ा फैक्टर है। और तीसरा बड़ा फैक्टर है कि बिहार में ये जो करप्ट रिजिम है, बिहार की ब्यूरोक्रेसी, मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेसी करप्ट रही हैं। कॉलोनियल लिगेसी के आधार पर जो ब्यूरोक्रेसी हमारे देश में चली, वो ब्यूरोक्रेसी पब्लिक कंसर्न उसके भीतर नहीं है, सोशल कंसर्न उसके भीतर नहीं है, और अपना स्टेटस और करप्शन, इसमें ही उनकी पूरी दिलचस्पी बनी रहती है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की तुलना में यदि बात करिए तो बिहार की ब्यूरोक्रेसी तो और भी करप्ट है। इसलिए सोशल डिलीवरी सिस्टम जो बिहार में है, गरीबों से रिलेटेड जो भी योजना बिहार में चल रही है, चाहे पीडीएस स्कीम हो, महिलाओं से रिलेटेड स्कीम हो, आवास स्कीम हो, माने बास आवास ज़मीन का मामला हो, ये लोन का मामला हो, गरीबों से संबंधित जो भी योजना बिहार में चल रही है वो भारी करप्शन का शिकार है। इसका रास्ता क्या है कि कैसे ये सारी चीज़ें, रोड मैप तो कुछ बताइए ना आप लोग। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक करप्ट रिजिम है, और नीतीश जी ने नीचे से लोगों का प्रतिरोध होता था, अफसरों पर आंदोलन होता था, लोग दबाव बनाते थे, तो एक चीज़ें थोड़ी सी उसी में स्पेस थोड़ा मिलता था। नीतीश जी ने जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्शन दिया है और ब्यूरोक्रेटिक स्टेट बना दिया है, उसमें नीचे के प्रेशर का भी जो असर होता था वो भी असर कम हो गया है। और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, तब आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा कि बिहार की गरीबी को दूर करने के मामले में कुछ बातें नीतीश कुमार जी की ओर से शुरू ठीक से की गई। जैसे उन्होंने गरीबों को बास आवास देने के लिए 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात की, सबको हम मकान देंगे, ये बात उन्होंने की। अति पिछड़ा को, महादलितों को प्रोटेक्शन देने की बात की। वो जो उनका पैकेज था, वो पैकेज एक लेवल पर बिहार में एक अच्छा रिजल्ट देता, लेकिन इन द मीन टाइम बीजेपी के दबाव में, फेडरल फोर्सेज के दबाव में या ब्यूरोक्रेसी के दबाव में उन सारे स्कीम को नीतीश कुमार ने पीछे कर लिया। आज के डेट में कहिए तो ऑपरेशन दखलदानी नहीं चल रहा है। गरीबों के कब्जा वाली ज़मीन पर उनको कब्जा दिलाने की बात नहीं हो रही है, पर्चा वाली ज़मीन पर दखल दिलाने की बात नहीं हो रही है, 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात नहीं हो रही है। जो गरीब जहां बसे हुए हैं उसका सर्वे करके उनको इंटाइटलमेंट दिया जाए, उनका पर्चा दिया जाए, पट्टा दिया जाए, इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। ये ग्रामीण विकास योजनाओं में लूट मची हुई है, उस पर कहीं कोई लगाम नहीं है। सोशल लेवल पर कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो खर्च भी बिहार में हो रहा है, वो खर्च गरीबों के घर तक उसका 30% भी नहीं पहुंच रहा है। 70% की बंदरमाट हो जा रही है। वो मैंने पटना के मंत्रालय से लेकर के पंचायत तक ये पूरा चेन बना हुआ है। वो चेन जो है 70% जो विकास राशि है उसको हजम कर ले जा रहा है। ये आंकड़ा ये मैं एक्चुअल मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं तो सरकार को दावा मैं चैलेंज देता हूँ कि आप चलिए किसी भी पंचायत में चलिए, किसी भी पंचायत में चलिए कि इंदिरा आवास में सरेआम बोलियां लग रही हैं कि 20,000 पहले जमा करो तब इंदिरा आवास मिलेगा, 25,000 जमा करो तब इंदिरा आवास मिलेगा। माने मनरेगा में नकली जॉब कार्ड बना करके जो महिला घर से नहीं निकलती हैं, कभी माथे पर टोकरी नहीं रखी है, उन्हीं के नाम से जॉब कार्ड बना करके योजना के सारे पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, और जो वास्तविक मजदूर हैं उन मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक मैंने पूरा मैं मानता हूँ कि बिहार में तमाम जो आप यदि इसी का यदि आपको सर्वे करना होगा तो बिहार में यदि बिहार सरकार एक केवल सर्वे कर ले, अभी तो दरोगा पकड़ा रहा, अरबपति दरोगा पकड़ा रहा है, CDPO अरबपति पकड़ा रही हैं, सारे अधिकारी बड़े बड़े करप्शन के ये सामने आ रहे हैं। मैं तो सीधी बात कहूँगा कि बिहार में जितने जन वितरण प्रणाली के डीलर हैं, जन वितरण प्रणाली के जितने डीलर हैं, उनकी संपत्ति का केवल आप जांच कर लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि PDS का अनाज में कितना बड़ा घोटाला हुआ। और इसमें मैं मानता हूं कि माने भारत सरकार की ओर से जो मनरेगा कानून बना,
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट बना, ये एक माने डिमांड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की बात थी। एक प्रोग्रेसिव कानून था, पूरी दुनिया में इसको सराहा गया कि एक इतना बड़ा कानून भारत जैसे देश में आया है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई। और उसमें ये बात थी कि कम से कम 100 दिन काम की गारंटी मिलेगी। जो भी काम मांगेगा उसको 100 दिन आपको काम देना होगा यूपीए गवर्नमेंट में। और उसमें ये बात थी यदि काम नहीं दोगे तो तुमको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल 100 डेज गारंटी की बात थी, डिमांड बेस्ड। लेकिन बिहार में मनरेगा को मार दिया गया और मनरेगा कानून के जरिए जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लोगों का जो बेसिक नीड्स कुछ पूरा होता, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके 3 बड़ा फैक्टर है। पहला तो ये है कि मनरेगा मजदूरी पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम बिहार में है। सबसे कम मनरेगा मजदूरी बिहार में है। पहले नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में, कितनी है अभी? 197 रुपया केवल है। मार्केट में कोई मजदूर 400 रुपया से कम में आपको काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। 400 रुपया से कम प्रतिदिन की मजदूरी पर कोई मजदूर आपको नहीं मिलेगा। आप 197 रुपया में स्टेट राज्य कहिए कि जबरदस्ती उससे काम करवा रहा है। इसलिए तो मैं ये मानता हूं कि राज्य ही कानून के उल्लंघन का कसूरवार है। पहली बात, एक तो मैंने लो वेज रखना। जो बिहार की भी जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी मनरेगा मजदूरों को नहीं मिलता है। बिहार में जो बिहार सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी है, शायद वो कहिए तो 250 से ऊपर है। वो न्यूनतम मजदूरी भी मनरेगा मजदूरों को बिहार में नहीं मिलता है। तो एक तो माने कम मजदूरी तय करना, दूसरा मजदूरी भुगतान का कार्यस्थल का कोई व्यवस्था नहीं होना। माने कार्यस्थल पर साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान हो, ये व्यवस्था नहीं होना। और तीसरा कि मनरेगा में ट्रैक्टर मशीनरी के इस्तेमाल का जगह दे देना। और चौथी बात कि मनरेगा को कई चीज़ों से जोड़ करके एक्चुअल जॉब डे जो लोगों को मिलना चाहिए था, गरीबों को, महिलाओं को, मजदूरों को, वो घटा दिया गया। तो कुल मिलाकर के बिहार में मनरेगा का प्रदर्शन बहुत ही खराब है, दयनीय है। और आप इसकी तुलना कर सकते हैं राजस्थान में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, इन राज्यों में मनरेगा में जितना सालाना खर्च होता है उसका 50% भी खर्च हमारे बिहार में नहीं हो रहा। और जितने खर्च भी हो रहे हैं, 2-2.5 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च हो रहा है, वो 2-2.5 हजार रुपया लेबर हेड में बहुत कम खर्च हो रहा है। क्या वजह क्या है इसकी? इसका वजह है कि वो ठेकेदारों के चंगुल में योजना मैंने पूरा कानून चला गया है। ठेकेदार और अफसरशाही के चंगुल में मनरेगा को उलझा दिया गया है। और इसलिए वो तो मैंने ऐसी योजना स्वीकृत करते हैं, पेपर पर ही योजना स्वीकृत करते हैं और पेपर पर ही योजना का भुगतान हो जाता है। क्यों नहीं उसकी चाबी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। जी, क्यों नहीं आप लोग इस पर एक रिपोर्ट जारी करते हैं, आप लोग प्रॉपर एक सर्वे करके? क्योंकि आपकी पार्टी जो बिल्कुल हम लोगों ने किया भी है, बल्कि हम लोगों की पार्टी की ओर से पूरे बिहार में एक बड़ा सर्वे हुआ था। और उस सर्वे में हम लोगों ने मनरेगा की क्या स्थिति है, पीडीएस की क्या स्थिति है, आवास की क्या स्थिति है, आवासीय भूमि की क्या स्थिति है, गरीबों के मकान की क्या स्थिति है, इसको लेके पूरा सर्वे हम लोगों ने किया था और बिहार सरकार को हमने दिया भी था। और आज के डेट में भी मैं कहता हूं कि बिहार में मनरेगा के मद में लेबर हेड में भी जितने खर्च हो रहे हैं वो वास्तविक मजदूरों को केवल 30% ही मिलता है। 70% नकली मजदूरों के नाम पर पेमेंट उठा लिया जा रहा है। और इसका वजह यह है कि साइड पेमेंट जो होना चाहिए था, जो मजदूर काम कर रहा है रोज उसका हाजिरी बनेगा और साइट पर मजदूरों का साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान होगा, ये प्रक्रिया यदि अपनाया गया रहता तो मजदूरों को ज्यादा लाभ होता, मनरेगा गरीबों से ज्यादा जुड़ा हुआ रहता। तो इस कंटेक्स्ट में देखिए, अभी तो मनरेगा का सीजन आ रहा है, नवंबर से शुरू हुआ है। हम लोगों ने पूरे बिहार में मनरेगा मजदूरों का सभी जिला मुख्यालयों पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया। और इस साल हम लोग मनरेगा मजदूरों को लेकर के एक बड़े आंदोलन में जाएंगे और सत्ता प्रशासन से हम लोग टकराने का काम करेंगे। हमारी 2-3 मांगे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मनरेगा मजदूरी 600 रुपया कम से कम किया जाए। जो 7th पे कमीशन की रिपोर्ट है कि न्यूनतम मजदूरी इतना होना चाहिए, तो 600 रुपया प्रतिदिन के आधार पर मनरेगा मजदूरी तय हो। दूसरा हम लोगों का कहना है कि कम से कम प्रति हाउस होल्ड
ये इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर है, रूरल डिस्ट्रेस का दौर है, तो प्रति परिवार 100 डेज नहीं 200 दिन काम का गारंटी हो। और तीसरा हमारा कहना है कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो और कार्यस्थल पर पेमेंट की गारंटी हो। ये इन मांगों को लेकर के हम लोग एक बड़े आंदोलन में, अभियान में, कल हम लोगों ने 2 तारीख को पूरे जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और वहाँ से जो बातें आई हैं हम राज्य सरकार को भी लिख करके देंगे और जिलों में, प्रखंडों में, गाँवों में मनरेगा मजदूरों का एक बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। दूसरा जो इसी कंटेक्स्ट में है कि खेती जो बिहार में हो रही है, गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के किसानों का, बटाईदारों का कृषि लागत पंजाब के तुलना में ज़्यादा है। क्योंकि पंजाब के किसानों को फ्री बिजली मिल जाती है, फ्री पटवन हो जाता है, बाजार में कहिए तो खाद की उपलब्धता बनी रहती है, बीज की उपलब्धता बनी रहती है और खेत से कट करके सीधे लोग मंडी में अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ले जाते हैं। बिहार के किसानों को, बिहार के बटाईदारों को इसकी कोई सुविधा नहीं है और बिहार में हाल के वर्षों में मक्का की खेती बड़े पैमाने पर हुई है और मक्का उत्पादन में बिहार ने नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन प्रोक्योरमेंट में एमएसपी में मक्का की खरीद बिहार में हो ही नहीं रही है, तिलहन दलहन की खरीद बिहार में हो ही नहीं रही है और बड़ी संख्या में मैंने पहले ही कहा कि बिहार की खेती बटाईदारों के जरिए हो रही है, तो बटाईदारों को लागत ही नहीं ऊपर हो रहा है तो आगे कैसे बढ़ेगा, वो तो पीछे ही न जाएगा, तो गरीबों की तादाद में तो बढ़ोतरी हो जाएगी। और फिर एक और एक्स्ट्रा जो कल्चरल सोशल डायमेंशन है कि बिहार के स्कूलों का क्षरण, बिहार के स्कूलों का में पठन पाठन की स्थिति माने मेरे ख्याल से ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है। पहले स्कूल के पास में भवन नहीं होता था लेकिन टीचर आते थे, रेगुलर क्लासेज होते थे, लेकिन आप बिहार में जाकर के आप सर्वे कर लीजिए स्कूलों का, विद्यालयों का, कॉलेजों का, तो कहीं कोई क्लासेज नहीं चल रहे हैं। तो ये भी ओवरऑल कहिए तो पॉवर्टी में वो ऐड करता है। माने एजुकेशन जो है पॉवर्टी से निकलने का एक बड़ा माध्यम हो सकता था, वो एजुकेशन का जो माने फ्रैक्चर्ड कोलैप्स सिस्टम है वो गरीबी की तादाद में और बढ़ोतरी कर रहा है। नहीं, मेरा एक सवाल है, जो आपके 12 विधायक जहाँ जीते हैं तो कम से कम आप एक मॉडल के तौर पे अपने 12 विधायकों के यहाँ जो एजुकेशन को लेकर के कम से कम वहाँ तो वर्क कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या आप लोग कर रहे हैं? निश्चित हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी की ओर से भी ये तय हुआ है कि हमारे विधायक जो जीत करके आए हैं उन क्षेत्रों में एजुकेशन के प्रोग्रेस को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्रेस को लेकर के, टीचर के अवेलेबिलिटी को लेकर के, रेगुलर क्लासेज को लेकर के हमारे विधायक लोग वहाँ अभियान को तेज करेंगे। जैसे पीडीएस है, आवास योजना है, मनरेगा है, लोन में हिस्सेदारी का मामला है, इन सारे प्रश्नों पर हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड इनिशिएटिव को तेज करेंगे, एक पीपुल्स मूवमेंट क्रिएट करते हुए ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, करप्ट जो पूरा प्रशासनिक तंत्र है, उस पर जनता के दबाव को बढ़ाते हुए सोशल डिलीवरी सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाएगा, इस पर हम लोग प्रत्यक्षता भी अपने प्रतिनिधियों के जरिए सामने आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।